Once again, you are most welcome to this channel. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एनडीए एग्ज़ाम का सॉल्यूशन दिया था जो अभी 10 अप्रैल को हुआ है, और उसमें मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कवर किए थे। अब ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं जो भी रिमेनिंग पार्ट है मतलब जो आपका स्पॉटिंग एरर है और जो आपका इडियम्स पोर्शन है, इसके बाद PQRS सेक्शन है, ये मैं आज पूरा सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए, इसमें जिन बच्चों ने अटेंड किया है, पेपर दिया हुआ है, उनको तो जैसा किया है वैसा तो ठीक ही है। ईश्वर करे उन्हें सफलता मिले, अच्छा गया हो पेपर। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एक अच्छा लेसन हो सकता है। एक मतलब एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर वो इसको सॉल्व कर सकते, देख सकते हैं। और मान लीजिए जिन लोगों ने दिया है, ईश्वर करे उनका फर्स्ट अटैम्प्ट रहे, जो भी अटैम्प्ट हो वो उसमें सक्सेस हो जाए। और अगर उनको कुछ लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी क्वेश्चन टफ हैं। PQRS सेक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल है। कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन एक आध क्वेश्चन है मुश्किल, जिनमें एरर ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, कंफ्यूजिंग भी है। इडियम्स भी एक आध है, अब एक आध तो होते ही हैं। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सब पूरा टोटल कुल मिलाकर के पेपर टफ ही हो जाता है। फिर एनडीए जैसे एग्ज़ाम का पेपर टफ तो होगा ही। फिर भी जब मुझे काफ़ी मुश्किल पड़ी सेलेक्ट करने में, जबकि मैं अपने घर में बैठ करके सॉल्व करता हूँ, तब फिर इसके बाद जो लड़का एग्जामिनेशन में हो, परीक्षा में सॉल्व कर रहा हो, उसके पास निर्धारित समय दिया गया हो, और एग्ज़ाम कोई भी हो प्रेशर तो होता है, और ऐसे एग्ज़ाम का प्रेशर तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए, जो भी कुछ है यहाँ पर मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि ये सब मुझे आता है, मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि पेपर में इस तरह की मिस्टेक होती है, ऐसे ऐसे हमको ये मतलब सही करना चाहिए, और इनमें ये सही आंसर हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि आपका ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, ये सी पोर्शन है, और डी पोर्शन मैंने लिया नहीं, नो एरर वाला। अगर इनमें कोई भी सही नहीं है, कोई ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करते, तब हम ये मानकर चलेंगे कि नो एरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और सब में नो एरर आपका लास्ट में ही है, इसलिए बीच का ABC से हमें कोई उसका संबंध नहीं लेना है। तो हम जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी वहाँ देख लेंगे, अगर नहीं मिस्टेक होगी तो फिर ये होगा कि ऑप्शन डी सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखेंगे, अ कंपनी, ये मतलब एक कलेक्टिव नाउन की तरह लिया गया है। जैसे एक क्लास है, आर्मी है, इस तरह से जैसे लिख लेते हैं, अ ग्रुप है, तो इस तरह से जो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया है, तो एक तरह से सिंगुलर अनकाउंटेबल जिसको हम कह सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल, ए लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली फॉर ओवर 5 days, मतलब लगभग 5 दिन से ऊपर अथक रूप से मार्च करने के बाद 5000 सैनिकों की जो एक कंपनी थी, एक टुकड़ी थी, एक सेना थी, हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है सैन्य शिविर या छावनी। तो देखिए यहाँ पर चूंकि सिंगुलर बता रहा है यहाँ, तो हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैज। तो आपका सी पोर्शन जो कि हमें ऑप्शन में लेना चाहिए, और ये भी गलत है आपका, यहाँ पर होना चाहिए इट्स, क्योंकि जब हैव नहीं होगा तो देयर भी नहीं होगा। एक ही सेक्शन में दो मिस्टेक हैं, इसलिए हमारा पूरी तरह से बनता था कि हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। 2 नंबर है, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। कन्विक्शंस का मतलब होता है आस्था या प्रतिबद्धताएं, मतलब हर व्यक्ति, वो हर व्यक्ति जो सिद्धांतों में विश्वास करता है
मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस, मतलब अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए उसको संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरी पर्सन सिंगुलर है, फिर यहाँ पर हु बिलीव्स, यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आई है। तो हमारा यहाँ पर जो मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर के बाद जो देयर लगा है ये गलत लगा है, यहाँ पर हिज लेना चाहिए। एवरी पर्सन के हिसाब से हिज आना चाहिए, हिज कन्विक्शंस। तो अभी यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी ही माना जाएगा। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडीवर एंड अचीवमेंट। तो यहाँ पर ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन है। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि ओलंपिक गेम्स होता है या ओलंपिक गेम होता है, ज़्यादातर ओलंपिक गेम्स ही कहा जाता है। तो ये प्लूरल में होता है, ये सिंगुलर वर्ब लगी है तो इसका एस नहीं होना चाहिए। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडीवर एंड अचीवमेंट। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मानवीय जो प्रयास है और उपलब्धि है, तो उसकी मानवीय प्रयास और उपलब्धि की जो सर्वोच्च एक भावना होती है, स्पिरिट माने यहाँ पर भावना है, उसी को वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी परावर्तित करती है, अर्थात उसको शो करती है, दिखाती है। तो ओलंपिक गेम से मानवीय प्रयास और जो उपलब्धि होती है उसकी उच्च भावना को प्रकट करती है। तो ये प्रकट चूंकि करती है या करते हैं ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, इसलिए रिफ्लेक्ट्स जो लिखा हुआ है उसका एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका ए माना जाएगा। तो ये तीन आपने देखे। आगे और देखिए कि यहाँ पर जो कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर लिए गए हैं और कौन सा सही किया जाना चाहिए, उसकी वजह क्या है। फिर आपका अगला है जो चौथा है, चौथा लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। पहला पार्ट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन, नीड फॉर डिसिप्लिन, ये बी पार्ट हो गया। और फिर अमंग्स द स्टूडेंट्स, ये आपका सी पार्ट है। तो देखिए प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने स्ट्रेस माने होता है दबाव डाला या जोर दिया, किस पर, द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट। वैसे यहाँ पर इसकी मेन मिस्टेक है नीड ऑफ, क्योंकि नीड के साथ ऑफ ही कॉमनली यूज किया जाता है। स्ट्रेस्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया, अमंग्स द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों के बीच में। तो यहाँ पर 99% ये ऑप्शन होना चाहिए। 1% मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि जब एमंगस्ट ऐसे आता है, ठीक है ना, तो कब आता है ये, जब अस वॉवेल से शुरू होने वाला कोई नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। एमंगस्ट आवर पीपुल या आवर चिल्ड्रन या कुछ भी आवर फ्रेंड्स, मतलब आ से कोई वॉवेल से ही जब वर्ड शुरू होता है तो अमंगस्ट अस, ये अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स ऐसे करके होना चाहिए, और नहीं तो फिर अमंग आता है। तो 1% शायद मिस्टेक ये हो सकती है, लेकिन क्योंकि रूल मिलता है, आप देखिएगा कहीं कि कुल मिलाकर इसको हम इसी बेस पर अमंगस्ट और अमंग, और आपने देखा होगा एमिड्स, ये जो होते हैं तो अमंग और एमिड्स्ट इसी रूल पर यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई पूछता है कि अमंग है, एमिड्स्ट है और अमंगस्ट है, इन पर क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें यही होता है कि जब अमंगस्ट होता है ना तो अस या आवर फ्रेंड्स या आवर चिल्ड्रन, मतलब वो लास्ट वाला वॉवेल से शुरू होता है, तो फिर भी इसकी संभावना बनती कम है, क्योंकि नीड ऑफ ज़्यादा यूज होता है, नीड फॉर डिसिप्लिन बहुत कम यूज होता है। तो यहाँ पर वैसे बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए जितना खास तौर पर जो मुझे पता है और जो मेरा मन बोलता है, मेरा अनुभव, उस हिसाब से मैं यहाँ पर कहूँगा। जहाँ पर थोड़ा सा मैं खुद डाउटफुल रहूँगा
वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। फिर भी नीड ऑफ डिसिप्लिन आपका ज़्यादा परसेंटेज में है। नीड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने विद्यार्थियों के बीच। तो विद्यार्थियों के बीच अनुशासन की आवश्यकता पर, अनुशासन के प्रति की आवश्यकता, अनुशासन के लिए की आवश्यकता, ऐसा कुछ कम ही इसका सेंस रहता है। तो नीड ऑफ डिसिप्लिन होता है मोस्टली, यही सही होना चाहिए। ठीक, कॉमनली ये भी होता है, लेकिन मेरा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बच्चे ये भी नियम पढ़ते हैं और शायद पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो वो अगर चेक करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर भी 99% आपका बी ऑप्शन ही सही मानिए। फिर आपका देखिए 5वां है, लिखा फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फिर लिखा है हाउएवर सक्सेसिव फेल्योर्स are not successive stepping stones to success। थोड़ा नोट करने में वक्त तो लगेगा क्योंकि बिना नोट किए न तो मैं ठीक से समझ में आएगा ना मैं समझा पाऊंगा। फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस मतलब असफलता सफलता के या उन्नति के मार्ग, सफलता उन्नति का मार्ग है। स्टेपिंग स्टोन माने होता है उन्नति का कोई पत्थर, उन्नतशील स्टेपिंग स्टोन जिस पर रख कर के आदमी आगे बढ़ता है। तो स्टेपिंग स्टोन मतलब सफलता की सीढ़ी जिसको कहते हैं। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। ठीक, हाउएवर फिर भी सक्सेसिव फेल्योर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अब यहाँ सक्सेस का मतलब सफलता है, लेकिन सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमिक। क्रमिक का मतलब जो और क्रमवार आते हैं। मतलब एक असफलता हो गई है तो उस असफलता से आप सीख सकते हो और फिर सफल हो सकते हो। लेकिन अगर कोई आदमी बार बार असफल हो रहा है तो वो सफलता की सीढ़ियां नहीं है। अगर वो बार बार असफल हो रहा है, एक असफलता या मोस्टली 2 असफलताओं से आदमी सबक ले लेता है और उनको जो कमियां हुई होती हैं उनको सही करने का प्रयत्न करता है और फिर उन कमियों को सुधार करके वो सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन सक्सेसिव फेल्योर्स का मतलब और अधिक आने वाली फेल्योर्स माने असफलताएं आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। वे जो है आने वाली सफलता की सीढ़ियां नहीं है। असफलता सफलता की सीढ़ी है, फिर भी और आगे होने वाली असफलताएं सफलता की सीढ़ियां नहीं है। मतलब बार बार जब गलतियां होती हैं तो उन्हें हम सफलता की सीढ़ियां नहीं कह सकते। फिलहाल ये लाइन बिल्कुल सही लिखी है, ये लाइन भी बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि फेलियर्स को हम और सक्सेस जो होती हैं काउंटेबल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है ना। और सक्सेसिव फेलियर्स जो लिखा हुआ आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। अब यहाँ पर क्या है ना, सक्सेसिव, चूंकि सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमिक। क्रमिक अगर सक्सेसिव ना लिखा होता तो हो सकता है हम फेलियर्स नहीं भी लेते, लेकिन सक्सेसिव का मतलब आने वाली, और आने वाली का मतलब बार बार होने वाली। क्योंकि सक्सेसिव माने होता है क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्रमवार। तो क्रम जब एक अकेला होता तो क्रम नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती तब उनकी सीरीज बनती है, तब उनका एक सीरियल बनता है, तब उनका एक क्रम बनता है। तो सक्सेसिव की वजह से फेल्योर सही लिखा, फेल्योर सही लिखा मतलब आर सही लिखा और नॉट। तो फिर आपका यहाँ पर जो द स्टेपिंग स्टोन लिखा हुआ है तो आर नॉट द सक्सेसिव, यहाँ पर आपको द लगाना चाहिए।
तो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट द सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आर नॉट द सक्सेसिव स्टेप, चूंकि यहाँ पर द रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट द सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा किसी न किसी तरह से एम्फसाइज किया जा रहा है आर नॉट द सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, इसलिए द होना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो यहाँ पर आपका द लगना चाहिए था। फिर इसके बाद लेते हैं छठवां, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर, strengths are its diversity, are its, एक मिनट, ये तो ए नंबर हो गया, फिर इसका इट्स डाइवर्सिटी, ऑफ कल्चर एंड बी पार्ट। इसके बाद है द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस in its people। ये सी पार्ट है। अब देखिए, इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। जो भारत की ताकतें हैं या भारत की शक्तियां हैं वो क्या है, वो संस्कृति की, इसकी संस्कृति की विविधता है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए विभिन्न धर्मों के लोग हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। तो जो भारत की ताकतें, भारत की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो इसकी संस्कृति की विविधता है एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों में जो सहिष्णुता की भावना है, टॉलरेंस माने सहनशीलता या सहिष्णुता की भावना। तो इन इट्स पीपल, देखो अब वैसे हम चाहते तो इंडियाज स्ट्रेंथ कर सकते थे और आर को भी इसमें ले सकते थे, क्योंकि स्ट्रेंथ अनकाउंटेबल होता है, लेकिन शक्तियों के रूप में, एनर्जीज, पावर्स के रूप में अगर लिया गया है तो वहां पर सही मान लेंगे। सही इसलिए मान लेंगे क्योंकि जो बिगर फॉल्ट है वो यहाँ पर है। आप देख रहे हैं, इन इट्स पीपल नहीं होना चाहिए, बल्कि इट्स ऐसे होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इट इज अगर ऐसे करते हैं तो ये इट इज का सेंस देता है, ये इट इज का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन हमको एक ही सेलेक्ट करना है, इसलिए जो आपकी जो ट्रांसपेरेंट मिस्टेक है, जो बिल्कुल साफ दिख रही है, वो ये दिख रही है। तो इसी को हम मानेंगे, और हम जानते भी हैं इन इट्स पीपल होना चाहिए, और पूरी तरह से ये गलती हमारी जानकारी में है, तो हमें यही सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन सी, और बाकी फिर हमको सही मानना पड़ेगा। फिर देखिए आपका 7th नंबर है, वंस कंसीडर्ड ninth planet of the solar system ये ए हो गया। प्लूटो इज टुडे लिस्टेड as the largest dwarf, एज द यहाँ तक लिखा है,
फिर इसके बाद ये बी है, लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आपका सी है। देखो लिखा वंस कंसीडर्ड, यानी किसी समय समझा जाता था। नाइन्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर जो प्रणाली है, जो सोलर सिस्टम है, जो सौर परिवार है, उस सौर परिवार का किसी समय नवा ग्रह जो समझा जाता था प्लूटो, आज उसे कैसे लिस्टेड किया गया है, एक सूचीबद्ध किया गया है, लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसे सौर परिवार का सबसे बड़ा एक ड्वार्फ प्लैनेट, यानी सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट बौना ग्रह समझा जाता है। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर कोई कमी है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ द होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कभी हमारे उसमें एक ऑर्डिनल नंबर आता है, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर, द थर्ड बॉय, द लास्ट बॉय, जब भी मतलब एक ऑर्डिनल नंबर आता है उसके पहले हमारा द लगाना होता है। वंस कंसीडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट, ये चीज होना चाहिए, बड़ी मिस्टेक यहाँ पर। वंस कंसीडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और कहीं गलती नहीं है, यहीं पर गलत है, आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर वजह भी है, इसका रूल भी होता है और सिचुएशन भी है, इसलिए आपको यहाँ पर नाइन्थ के पहले द इंसर्ट करना होगा और वो सेंटेंस तभी जा करके सही हो जाएगा। फिर इसके बाद लेते हैं 8वां नंबर, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ। फिर इसके बाद है इज टू बी एबल टू रियलाइज one's dreams and ambitions। फिर है विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। ऑन दोज ऑफ अदर्स मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। जीवन में जो सबसे बड़ी कीर्ति है, जो सबसे बड़ा वैभव है, जो सबसे बड़ा यश है, ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि कोई व्यक्ति अपनी कल्पनाओं यानी स्वप्नों और एम्बिशंस माने अभिलाषाओं को महसूस करने के योग्य बनना है। मतलब हम अगर बहुत बड़ी जीवन में कीर्ति या यश हासिल करना चाहते हैं तो हम अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को महसूस करने के योग्य बने, पहले उनको समझें, उनको महत्व दें। कैसे? विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स, दूसरों के सपनों और दूसरों की अभिलाषाओं को कुचलने के बिना या कुचले हुए बिना। मतलब हम दूसरों की भावनाओं और दूसरों की आकांक्षाओं या सपनों को कुचले बगैर, मतलब ट्रैम्पल माने कुचलना होता है, पैर रखकर मसलना होता है, मतलब उनको रौंदने के बिना, उनको नुकसान पहुंचाए बिना हम अपने आकांक्षाओं और अपने सपनों को महसूस करने के योग्य बने। सबसे बड़ी जीवन में यही कीर्ति है। तो यहाँ पर क्या है, गलत क्या है? द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ सही है, टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। यहाँ पर सभी को पता होगा ये गलत है। यहाँ कैसे होना चाहिए? यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। ये वन का प्लूरल है, जबकि ये नहीं चाहिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन चाहिए। और इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हो जाए, किसी के सपनों और आकांक्षाओं
को महसूस करने के योग्य बनना ही जीवन में सबसे बड़ी कीर्ति है। कैसे? दूसरों की, मतलब दूसरों के सपनों और अभिलाषाओं को कुचले बगैर, के बिना, मतलब विदाउट। तो यहां पर आपको ये पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए था। आपका ऑप्शन सही यहां पर बी। तो बी में अगर सेलेक्ट किया होगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वो सही है। फिर यहां पर देखिए 9 नंबर। 9 नंबर है टू बी एबल टू मैनेज मैनेज वंस। ये पार्ट ए हो गया आपका। एंगर इज ए रिफ्लेक्शन of an individual's पार्ट बी हो गया साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। ये हो गया सी आपका, ये हो गया बी। अब देखिए कह रहा है टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। मतलब ये है कि किसी के क्रोध को मैनेज करने यानी संभालने के योग्य बनना क्या है? इज ए रिफ्लेक्शन, वो एक परावर्तन है ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, अर्थात एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक वयस्कपन का, मनोवैज्ञानिक वयस्कता का, यानी मनोवैज्ञानिक जो एक वृद्धि होती है, जो एक समझदारी होती है, मतलब परिपक्वता का। कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक जो परिपक्वता है उसी के रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? जब आप किसी के क्रोध को मैनेज करने के योग्य बन जाते हैं। तो ये पहली लाइन बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन में क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में पॉजेसिव केस नहीं बनता, वो नाउन में बनता है। इंडिविजुअल इज अ कंप्लीट वर्ड इन इटसेल्फ। इंडिविजुअल अपने आप में एक पूर्ण शब्द है जो कि एक एडजेक्टिव है। इसमें अपॉस्ट्रोफी का सेंस नहीं बनता, ये नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं पर कुछ भी गलत नहीं है। आपको पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए बी, और यहीं पर गलती है और यही आपका सही है। तो बी पार्ट सेलेक्ट करते और वो पूरा सही हो जाता, और जिन्होंने किया उनका सही भी है। फिर इसके बाद देखते हैं लास्ट है यहाँ पे 10। ये काफ़ी टफ भी है और इसमें मैं भी सोच रहा था, काफ़ी कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर बाद में मैंने समझा कि शायद इसमें यही होना चाहिए। ऑन ए ऑनेस्ट मिस्टेक पार्ट ए इज नो मोर देन, और फिर लिखा हुआ है दैट, फिर लिखा हुआ है जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक, जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। देखिए यहां पर क्या है, एक ईमानदारी से की गई गलती, एक ईमानदारी से की गई गलती के अलावा और कुछ नहीं है। अब मतलब होता है एन एरर डन इनोसेंटली, मतलब ए थॉट ऑफ हार्मिंग नो वन, मतलब एक ऐसा विचार जो किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो, उसको ऑनेस्ट मिस्टेक कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ईमानदारी से की गई गलती, ईमानदारी से की गई गलती के अलावा और कुछ नहीं है। अर्थात ये है कि वो एक ऐसी गलती जिसको किसी से नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था, वही ईमानदारी से की गई गलती है। तो गलती जो कि एक पूरी तरह इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब उसमें किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं होता। फिलहाल हम जो एक बड़ी मिस्टेक देख रहे हैं, जब यहाँ पर एन ऑनेस्ट मिस्टेक है तो यहाँ पर क्यों नहीं है? ठीक। और अगर हम ये सोच लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि देन दैट लिखा हुआ है, ठीक, और फिर जस्ट लिखा हुआ है, दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक,
तो देन और फिर दैट भी है। अगर देखें कि ये गलत है तो चलो इसको मान लेते हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ जस्ट का कोई रोल नहीं है तो ये गलत है। लेकिन इन दोनों गलतियों के अलावा हमारे पास एक बड़ी मिस्टेक है, हम इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ए ऑनेस्ट मिस्टेक। जब यहाँ पर एन ऑनेस्ट, हाँ ये एक बात दिमाग में आती है कि हम इसको एक पार्टिकुलर ऑनेस्ट मान लेते हैं तो द मिस्टेक करते थे, द ऑनेस्ट मिस्टेक, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम द ऑनेस्ट किस बेस पर माने? क्योंकि एन ऑनेस्ट मिस्टेक इज ओनली एन ऑनेस्ट मिस्टेक। ईमानदारी से की गई गलती एक ईमानदारी से की गई गलती के अलावा वाकई में कुछ नहीं है। तो ये ऐसा कुछ कहना चाहता है। फिलहाल तो यहाँ पर मेरी राय तो यही है कि आपका पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट किया जाना चाहिए। बाकी इसमें देखिए थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में कोई भी बात हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में इसको लिया गया होगा तो और भी कई बात हुई होगी, क्योंकि इस सेंटेंस को मैंने ज़्यादा स्टडी किया नहीं। हाँ लेकिन ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर किसी को मान लीजिए किसी बच्चे को, चूँकि बड़ी बड़ी कोचिंग अटेंड करते हैं वो, मैं तो अपने घर ही में रह करके स्टडी करता हूँ और जो मेरा अपना खुद का अनुभव है मैं उसी से बोलता हूँ। ठीक, कहाँ तक वो सही होता है हालांकि बच्चे समझ जाते हैं, फिर भी मैं पूरी तरह ईमानदारी से ही अपने आप को शो करता हूँ। कोई बनावटी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं पता है मतलब नहीं पता है, पता है मतलब पता है। फिर भी बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अटेंड करते हैं। तो अगर उनको पता हो तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मतलब मैं एक आग्रह भी है मेरा कि वो कमेंट करके ज़रूर डाल दें कि नहीं सर इसमें ये मिस्टेक है और हमको श्योरली पता है। मतलब कॉन्फिडेंटली उनको कमेंट करना है। वो भी अगर डाउटफुल हो तो कमेंट ना करें, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट हो और ऐसा उनको एक्सप्लेन करके बताया गया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे के लिए मुझे अपना श्योर हो जाऊंगा मैं। और जिस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर मुझे, जैसे एक वो था नीड ऑफ डिसिप्लिन वाला था, वहाँ पर एमंगस्ट वाला, हालांकि वो दोनों रूल मैंने पढ़े हैं, एमंगस्ट वाला भी सही है और मैंने पढ़ा भी है उसको, है भी। फिर भी उनमें अगर उनको कोई जिसमें सेफ्टी लग रही है वो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर डालें, इस क्वेश्चन नंबर के स्पॉटिंग एरर में ये पोर्शन इस वजह से सही है। ऐसे इसमें लास्ट है, चूँकि इसमें अगर उनको कोई वजह मिलती हो या पता हो, कहीं उसको उनको पढ़ाया गया हो, तो कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं। फिलहाल मेरे हिसाब से जब यहाँ एन है तो वहाँ पर भी एन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर डीप सेंस होगा तो भले ही कुछ इसका गहरा अर्थ हो, बाकी ए ऑप्शन यहाँ पर अगर लिया जाए तो शायद मेरे हिसाब से सही हो सकता है। अब हम लेते हैं इडियम्स। इडियम्स में देखिए क्या है, पहला इसमें काउंटिंग योर चिकन्स 11 नंबर है। काउंटिंग योर चिकन्स, चिकन्स इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही है, कॉन्फिडेंट टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। इसका सेंस कैसे लिया गया है? हालांकि थोड़ा निगेटिवली यूज किया गया है। मतलब परहैप्स समवन होप्स दैट माइट नॉट हैपन, मतलब शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्मीद कर रहा है उस काम की, शायद जो नहीं हो सकता है। अर्थात वो किस बात पर ऐसी आशा लेकर चल रहा है, उस काम के प्रति आशा लेकर चल रहा है जो लगभग हो सकता है कि वो ना हो। तो ये निगेटिवली यूज किया गया है। काउंटिंग योर चिकन्स का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे काम को होने की उम्मीद कर रहे हैं, अर्थात आप उस सफलता के लिए कॉन्फिडेंट हैं जो शायद संभव नहीं है। तो काउंटिंग योर चिकन्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, सफलता के प्रति आत्मविश्वासी होना और उस सफलता के प्रति जो शायद संभव नहीं है। तो इतने का सेंस यही है, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। बाकी लिखा ग्रीडली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, ये नहीं है। दूसरा लिखा बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, धन से इसका कोई मतलब नहीं है। और गेटिंग स्कैर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर, खतरे के कारण थोड़ा भयभीत रहना, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद है आपका 12 नंबर, लिखा है द आइसिंग ऑन द केक, द आइसिंग ऑन द केक। तो यहां पर आपका सही है बी नंबर, एक्स्ट्रा बेनिफिट
benefit over and above an already good deal. मतलब जब कोई हम काम करते हैं तो उसमें जब काफ़ी मात्रा में एक्स्ट्रा बेनिफिट या अतिरिक्त लाभ हो जाता है तो उसी को आइसिंग ऑन द केक कहते हैं। यानी किसी केक के टुकड़े पर और कोई मतलब मलाई वगैरह या बर्फ वगैरह जैसे ऐसे करके एक्स्ट्रा कुछ मतलब उस पर चढ़ाना या लगाना उसको होता है। तो अतिरिक्त लाभ के लिए इसका यूज किया जाता है द आइसिंग ऑन द केक, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। और इसका बी ऑप्शन है ये, जो कि यहाँ पर सही है, क्योंकि इसके और जो ऑप्शंस हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेक्ड फूड दैट आर डेलिकेट एंड डिलीशियस विद अ टॉपिंग, ये सही नहीं है। फिर लिखा हुआ तीसरा ऑप्शन गेटिंग व्हाट यू आस्क्ड फॉर, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ के लिए मांगा वो प्राप्त कर रहे हो। मोर देन व्हाट इज नीडेड, जो आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा नहीं, आवश्यक नहीं है, हमें अपने आप वो फायदा मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने आप मिल रहा है, अतिरिक्त रूप से हम पैदा कर रहे हैं, कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, वो उसका मतलब होता है। 13 नंबर है आई स्टिच इन टाइम। आई स्टिच इन टाइम, और इसका देखो पूरा इडियम होता है आई स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, जो समय पर मतलब काम करता है वो काफ़ी कुछ बचा लेता है। तो यहाँ पर समय पर काम करने का मतलब होता है, इसका ऑप्शन डी सही है, टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम। मतलब टाइमली एक्शन, हम समय पर जो काम करते हैं किस लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करते हैं, अवॉइड बिगर मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी गलतियों से बचने के लिए। तो वही होता है कि जब हम समय पर कोई काम टाइमली कोई एक्शन लेते हैं, वो एक्शन दैट प्रिवेंट्स नेगेटिव आउटकम, जो मतलब एक जो नकारात्मक परिणाम होते हैं उनको रोकने के लिए हम समय पर एक्शन ले लेते हैं, उसी को कहते हैं आई स्टिच इन टाइम। फिर आपका 14 नंबर है, 14 नंबर लिखा है एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस। वैसे तो इसका जो कॉमन सेंस होता है वो होता है इन डिसऑर्डर, जो कि लड़का यही इंटरमीडिएट से ही याद करके ही जाता है। थोड़ा बिल्कुल बस 10 सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। प्यास लगी थी ना। तो सिक्सेस एंड सेवंस लिखा हुआ है, इन डिसऑर्डर होता है, ठीक, जिसको हम बेतरतीब कहते हैं, तितर बितर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, किसी सिचुएशन के टॉप पर, स्टेट ऑफ डिनायर डेनियल, इनकार करने की स्थिति, स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, पूरी तरह भ्रामक स्थिति, और वेल प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, पूरी तरह सुनियोजित और तैयार। तो देखिए टोटल कन्फ्यूजन वाला सही है, स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, यानी आपका सही होगा सी, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। ये कैसे सही है, क्योंकि ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन, किसी सिचुएशन के टॉप पर, ये तो बिल्कुल सेंस नहीं देता सिक्सेस एंड सेवंस का। स्टेट ऑफ डिनायल या डेनियल, इनकार करने की स्थिति, इसमें ऐसा कोई भाव नहीं है। वेल प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, ये भी नहीं होता जब एट सिक्सेस एंड सेवंस होता है। तो कोई भी सेंस मिलाकर के, वो यही नहीं कि इन डिसऑर्डर दे, वो कोई भी स्थिति मिलाकर के मतलब एक डिस्टेंट सेंस में मीनिंग दे सकता है। तो जैसे सिक्सेस एंड सेवंस जब हम देखते हैं, जैसे कि योर चिल्ड्रन केम टू इन टू माई रूम एंड दे पुट माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवंस, उन्होंने सारी मेरी पुस्तकें सिक्सेस एंड सेवन तितर बितर कर दी, कोई इधर पड़ी कोई उधर पड़ी, इधर से चारों तरफ फैला दिया। जब मैंने देखा एकदम कंफ्यूज हो गया, मतलब परेशान हो गया, मतलब एक भ्रामक स्थिति, ये सब क्या हो गया, ये सब किसने किया,
वो होती है, अर्थात स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही है, और इसमें कोई सही नहीं है, वो मैच ही नहीं करता है। अगर वहाँ पर निकटस्थ कोई सेंस लेने वाला नियरेस्ट सेंस होता है उसी को सेलेक्ट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर 15 नंबर है, टॉकिंग 20 टू द डजन। टॉकिंग 20 टू द डजन, इसमें सही होगा आपका ए नंबर, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, एंड रैपिडली, टॉकिंग 20 टू द डजन, मतलब 20 12 20 12 20 में बात करना। 12 20 का मतलब होता है एकदम उछाल, मतलब 10 20 20 ऐसे करके दर्जनों में लेकर के बात कर रहा। तो 20 टू डजन मतलब 20 और 12। हालांकि ये कई बार मैंने कहा है कि उसकी कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलती है, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करता हूँ, और बच्चे भी ना चाहते हुए भी 20 और डजन दर्जनों मतलब सेंस लेते लेते हैं उसको। फिर भी यही है कि जब इतनी संख्या में बात करने का मतलब होता है कि कभी 20 बातें बताई, कभी दर्जन बातें बताई, तो मतलब होता है बहुत तेजी से, और मतलब बहुत तेजी से बात करना। हरिडली माने तेजी से, और रैपिडली माने तेजी से, तो मतलब बड़ी तेज तेज बात करना, मतलब एक मुश्त बहुत सारी एक ही समय में बहुत सारी बातें बोल जाना, उसको कहते हैं टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। हालांकि मीनिंग दोनों की एक ही, लेकिन इडियोमेटिक सेंस इसी से बनता है, इसलिए उसने ये दिया हुआ है। इसका मतलब है आगे 16 क्या होगा, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब यहां पर होगा डी ऑप्शन, अनवेल। अनवेल का मतलब हो गया अस्वस्थ, मतलब जो फिजिकली नॉट फिट होता है, फिजिकली मतलब अनफिट होता है, उसको हम कहते हैं अस्वस्थ, अनवेल। अंडर द वेदर कभी कभी कहते हैं कि अरे मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वही चीज होता है अंडर द वेदर, अर्थात मौसम के प्रभाव में है वो, इसलिए वो अनवेल का। जैसे कभी कभी देखा होगा आउट ऑफ सॉर्ट्स, अस्वस्थ लेते हैं उसको, मतलब बीमार के हिसाब से आउट ऑफ सॉर्ट्स का यूज किया जाता है। उसी तरह से अंडर द वेदर इसका अनवेल होता है। 17 नंबर है, क्या है 17 नंबर है, टू सिट ऑन द फेंस। बहुत पूछा जाता है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है, टू सिट ऑन द फेंस मतलब समवन हु इज अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ये फैसला करने में असमर्थ है कि वो क्या करे और क्या ना करे, उसको कहते हैं टू सिट इन द फेंस। मतलब ना फेंस माने दीवार होता है, मतलब वो स्थिति को समझ नहीं पा रहा है, या दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो किसका फेवर करे और किसका ना करे, तो अलग हट करके दूर से तमाशा अपना देख रहा है, तो सिट ऑन द फेंस हो जाता है। तो यहां पर यही है कि टू बी अनडिसाइडेड, इसका सी ऑप्शन सही है, टू बी अनडिसाइडेड। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, वैसे इनमें कोई मेरे लिए डाउट नहीं है, ये मैं पूरा श्योर ही बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से हल्का फुल्का भी कोई कंफ्यूजन हो, ये ईडियम्स जहाँ तक बिल्कुल पूरे सही मिल रहे हैं, और यहाँ मुझे कोई कंफ्यूजन फिलहाल नहीं है। ये बात अलग है कि उसका जो एक इडियोमेटिक सेंस है वो भले नहीं मतलब एक पूरी तरह से क्लियर हुआ, ये हो रहा है, लेकिन सही ऑप्शन वही है। इसके बाद देखेंगे वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका हो जाएगा रेयरली, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, रेयरली। मतलब जो बहुत कम दिखाई देता हो, दुर्लभ कोई चीज होती है, वंस इन अ ब्लू मून, नीले चांद में कभी एक बार, तो मतलब वही चीज हो जाती है रेयरली। तो रेयरली मतलब दुर्लभ होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। 19 नंबर है, क्योंकि और दिया जैसे रोमांटिक मोमेंट दिया हुआ है, वो नहीं होगा। ओकेजनली कभी कभी, कभी कभी तो होता है, लेकिन नहीं, ऑफन माने अक्सर हो जाता है, तो ऑफन और ओकेजनली ये तो एक ही तरह के सेंस देते हैं, लेकिन रेयरली, रेयरली अलग सेंस देता है, मतलब शायद ही कभी, तो रेयरली मतलब दुर्लभ। 19 नंबर है, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड
तो हर प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजरने को थ्रू थिक एंड थिन कहते हैं। मतलब छोटी बड़ी मुश्किल में जो आगे बढ़े या परिस्थिति से गुजरता हो उसको कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। तो यहाँ पर लिखा है इन जेन्युइन फ्रेंडशिप, मतलब वास्तविक मित्रता, ये सही नहीं है। थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, किसी वस्तु की सर्वोत्तम स्थिति से होकर गुजरना, ये भी सही नहीं है। एमंग पीपुल बोथ फैट एंड थिन, ये भी सही नहीं है कि मतलब पतले दुबले आदमियों के बीच में होकर जाना। थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, अर्थात कठिन समय से होकर गुजरना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है डी, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। और जिसके पूरे ऑप्शन ईडीएम के सही हो जरा कमेंट कर देना कि किसने 10 में 10 सही किए। थोड़ा अच्छा लगेगा कि मतलब कोई तो है जो बढ़िया एक अपना एफर्ट कर रहा है और बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है उससे थोड़ा सा ये लगेगा कि जो बच्चे हैं अब बहुत अच्छी और दिल लगा करके मेहनत कर रहे हैं। तो जिनके पूरे 10 में 10 ईडीएम जिन्होंने सही किए हो तो ज़रा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ 20 नंबर आपका लिखा हुआ लाइक चाक एंड चीज। लाइक चाक एंड चीज मतलब चाक और चीज, पनीर और चाक, खड़िया जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, लिखा हुआ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्चुअली दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, वाइट कलर, लेकिन ये बहुत अलग की चीज़ है और ये बहुत अलग की चीज़ है। इसको हम किसी अन्य काम में यूज़ करते हैं, इसको खाने में यूज़ करते हैं, बहुत मतलब इसको हम खा नहीं सकते, इससे कोई काम दूसरा हम कर नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि इनमें बहुत एक दूसरे में बहुत बड़ा जब अंतर होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है, तो उसको वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है लाइक चाक एंड चीज़। तो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये रहे आपके 10 ईडियम्स हो गए, स्पॉटिंग एरर्स हो गए। अब यहाँ पर PQR बेस्ड जो हम ये लेकर चलेंगे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। PQRS जम्बल्ड पैराग्राफ। तो यहाँ पर अनजम्बल्ड करना जो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर रीअरेंज्ड जम्बल्ड पार्ट्स जो दिए हैं, तो इनको रीअरेंजिंग सेंटेंस करने। हालांकि यहाँ पर देखिए बहुत ही हो सकता है टाइम लगे, बट परहैप्स समझना तो पड़ेगा, यही तो सबसे बड़ा टॉपिक है। द बेस्ट वे इज टू एग्री, और देखिए इसी में मजा आएगा। इज टू एग्री देयर, ये ऐसा टॉपिक है कि कानों की हवा निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के समय लड़का इसको कैसे फेस करता होगा। जब मुझे इतना टाइम लगा कवर करने में कि ये समझो, मैं ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन मतलब एक टीचर होने के नाते मैं खुद ही समझता हूँ कि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है पैराग्राफ को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होता है और ऐसा सेंस होता है कि उसका मिलाना। अभी एक सेंटेंस रोज वाला सेंटेंस, अगर रोज वाला, अब तुमने 9th और 10th में रीऑर्डरिंग पढ़ी होगी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बेस्ड जो होता है, तो वो रोज वाले सेंटेंस को हम ये देखते हैं कि कहीं छूट ना जाए कोई, और कौन सा पार्ट पहले रखें कौन सा पार्ट बाद में रखें। तो वो जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उनको अरेंज करने में, है ना, वो कहते हैं रीऑर्डर द गिवन वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंटेंस, तो उसको अरेंज करने में कितनी मुसीबत आती है। और ये तो कॉम्पिटिटिव है, और इसमें सेंटेंस भी ऐसे होते हैं, वर्ड्स भी ऐसे होते हैं कि समझ ही भी नहीं आता क्या करना। फिर भी देखिए एक प्रयास, और जहाँ तक होगा तो सही मिलेगा। फिर भी देखते हैं, मन लगाते हैं और प्रयास करते हैं सभी लोग मिल करके, और ये देखते हैं कि मतलब तुमने सही किया है या मैं सही बता पा रहा हूँ। विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन, विदाउट एक्सेसिव, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि मतलब कितना इनमें
अब चूंकि मुझे इसलिए एक्साइटमेंट है क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं है ना, तो अब जिसने दिया उसको टेंशन हो रही होगी। विद इंट्रांजिजेंट इंट्रांजिगेंट इंट्रांजिगेंट ठीक कस्टमर्स। अब देखिए ये तो आपका है P, ये है आपका Q, ये है R और ये है S। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है QSPR, QSP और R। ऑप्शन कौन सा है, B सेलेक्ट किया मैंने। कैसे, Q कहाँ है, ये Q है। देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग, ठीक, Q। फिर S यानी ये, देयर आर नंबर 1 पे ये लेंगे, नंबर 2 पे ये लेंगे। देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग विद इंट्रांजिएंट कस्टमर्स, फिर इसके बाद P तो ये हो गया आपका तीसरा। बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन। कहना ये चाहता है कि जो जिद्दी कस्टमर्स होते हैं, हठी होते हैं ना, कभी कभी हट कर जाते हैं, नहीं 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 देने की देना है तो दे, इतने की देना है, नहीं नहीं आपको 2 रुपए कम तो करना पड़ेगा, नहीं नहीं इतने के हम नहीं लेंगे। मतलब जो बहुत जिद्दी कस्टमर्स होते हैं, हठी होते हैं, तो देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग विद इंट्रांजिएंट कस्टमर्स। जिद्दी कस्टमर्स के साथ में डीलिंग करने के कई तरीके हैं। बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री विद देम, लेकिन शायद सबसे बढ़िया तरीका है उनके साथ सहमत हो जाना, विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन, बिना अधिक बहस के। मतलब बहुत ज़्यादा बहस ना करिए, बल्कि उनकी बात में सहमत हो जाइए। क्योंकि कस्टमर है, आज अगर किसी चीज़ पे जिद कर रहा है तो कल आकर के 2 रुपए का फायदा कराएगा, इसलिए उनकी बात से सहमत हो। आज आप 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का नुकसान लॉस उठा जाइए, कल आप उसी से 10 रुपये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग विद इंट्रांजिएंट कस्टमर्स, बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन। ये मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि QSPR यानी QSP और R, अर्थात ये सीक्वेंस आपका रहेगा। और कमेंट करके तुम बताना कि तुम्हारे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके बाद लेते हैं 22 नंबर है, इन द ईयर्स फॉलोइंग। ये बहुत ज़्यादा टीजिंग था। इन द ईयर्स फॉलोइंग इंडिया achieved remarkable development फिर इसके बाद लिबरलाइजेशन in the year 1991, the landmark reforms inaugurated via ये है आपका, मतलब ये आपका P है, ये Q है, ये RS है और ये S, R और ये S है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, वो भी मैं बता देता हूँ, बहुत मुश्किल से सेलेक्ट किया है, QPSR। कैसे QPSR, नंबर 1, इसके बाद P कहाँ चला गया, ये नंबर 2 है, और S कहाँ है, ये है 3 और ये 4। इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल डेवलपमेंट, ठीक, इन द ईयर्स फॉलोइंग द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। क्योंकि जो वाया दिया हुआ है, आप इसके अलावा जो और 3 ऑप्शन है उनको सेट करके रखिए। वाया का मतलब होता है थ्रू,
मतलब में से या के माध्यम से। जैसे हम कहते हैं कि ही वेंट टू कानपुर वाया रमाईपुर, वो रमाईपुर होते हुए, तो वाया के बाद कोई नाउन चाहिए, तो अब वाया लिबरलाइजेशन, अर्थात पहला और दूसरा, इंडिया अचीव्ड। अगर हम ये नहीं लेते हैं, ये ले लेते हैं, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, तो फिर अगर इंडिया, ठीक है, अचीव्ड, तो यहां से फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनॉग्रेटेड एक वर्ब यहां दी हुई है और अचीव्ड यहां दी हुई है। तो मैं समझता हूं उसमें शायद दो क्लॉजेस हैं, इसमें दोनों की एक अलग अलग वर्ब है। तो हमने क्या किया, इंडिया अचीव रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द ईयर्स फॉलोइंग, फिर लिया द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। वैसे मैंने कोशिश हर तरह से करके देख ली, लेकिन QPSR ही ज़्यादा अच्छा बन रहा था, बाकी ये तो बोर्ड समझेगा कि उसने सही कौन सा माना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग है, बिल्कुल है, 100% है, और कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं कह रहा था। और इसमें अगर तुमको जो सही समझ में आ रहा हो, ये जो बताया गया हो सॉल्यूशन, जरा बताइएगा जरूर। इसके बाद है 23 नंबर, was the victory secured by the women's hockey team? Was the victory secured by the women's हॉकी टीम? ये पूरा आपका पी है, ठीक, ऊपर वाला। फिर है इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट, फिर इसके बाद परहैप्स, ये आपका क्यू है। फिर है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देखिए लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा इसको बाद में मिलेगा, ठीक है।